द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा जो इन्वेस्टमेंट की जो सोच है वो कुछ अलग तरह की है। हो सकता है और लोगों से मिलान खाए मेरी भी। मेरा एक ही मानना है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड और जिसमें पूंजी की आवश्यकता बहुत कम हो, यानी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। गैस स्टेशन पीरियड होगा कैपिटल इंटेंसिव। पहली बात तो प्लांट लगने में 2-4 साल लग जाते हैं और फिर ब्याज का मैटर चालू हो जाता है। और प्लांट के लगने के दौरान जो मोरेटोरियम होता है लोन पर चुकाने का, ये मोरेटोरियम ये होता है कि भाई अभी मत चुकाओ लोन जो ले रहे हो, फैक्ट्री लगने के बाद जब फैक्ट्री कमाना शुरू कर दे, प्रोडक्शन में आ जाए तो लगा। तो जो ब्याज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लांट बनता है वो तो कैपिटल कॉस्ट में जुड़ता है और फैक्ट्री के प्रोडक्शन में आने के बाद में रेवेन्यू हेड को डेबिट होता है। रेवेन्यू हेड को डेबिट होने का मतलब है कि P&L को डेबिट होता है। ब्याज, इंटरेस्ट, फाइनेंस एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, आप जिस भी मतलब कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे उसमें लिखा रहता है एक्सपेंडिचर साइड में फाइनेंस कॉस्ट, दैट इज दैट अमाउंट। तो नेचुरली द बजट, द इंटरेस्ट क्रिएट्स ए बर्डन, क्रिएट्स ए प्रेशर ऑन द मार्जिन, on the margin and profit of the company. Consequently, the EPS will reduce, net profit will reduce. ऐसी सूरत में दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि कैपिटल इंटेंसिव सारी, आप रिलायंस की सारे प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव हैं, अडानी जी के सारे प्रोजेक्ट मतलब कैपिटल इंटेंसिव हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव में बहुत ताकतवर मैनेजमेंट चाहिए जो पैसे का इंतजाम कर सके, जो टेक्नोलॉजी का इंतजाम कर सके, जो प्रोजेक्ट को टाइमली प्रोडक्शन में ला सके और सरकार से नीतियां बदलवा सके, फेवरेबल पॉलिसी लेके आ सके। और इसमें मैं सबसे बड़ा उदाहरण ये दूंगा कि पाताल गंगा में या बड़ौदा में, हजीरा में सदा एक IPCL एक कंपनी थी जिसको रिलायंस ने खरीद लिया बाद में, इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम था। उसको अटल जी के टाइम पे रिलायंस ने खरीद लिया था। उसमें बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल के कारखाने थे जो रिलायंस के पास आ गए वो, मतलब। तो रिलायंस का और IPCL के फैक्ट्रियों के गेट आमने सामने थे। तो रिलायंस को तो एक्साइज की छूट थी, मतलब उस समय दे सकते थे। ये GST आने की बात तो संभव नहीं है। तो रिलायंस को तो GST की एग्जम्पशन था और IPCL को एग्जम्पशन नहीं था। मतलब रिलायंस का माल बिकता था, एडवांस बिकता था, और IPCL का नहीं बिकता था। रिलायंस ज़बरदस्त प्रॉफिट रिपोर्ट करता था, IPCL घाटे उठाता था। तो किसी तरह मालूम पड़ा उनको, तो गवर्नमेंट को अप्लाई किया उन्होंने कि साहब हमको भी एग्जम्पशन दो। तो जब उनको एग्जम्पशन दिया गया, तो दिस इज कॉल्ड कैपेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। रिलायंस की पोजीशन ये है कि आज कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, ये उसके एक्सपर्ट तलाश करेंगे कि दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्ट कौन है, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। तो दे विल अरेंज बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोजेक्ट। they will procure best of the best manager, executor for that project। इसीलिए प्रॉफिट आएगा उसमें। कंपटीशन कैपेसिटी उसी में होगी जिसके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट मैन पावर है, मतलब। तो खैर मैं ज़्यादा थोड़ा बाहर चले गए कुछ बोलने में। आज ये वीडियो छोटा ही बनाएंगे, बहुत लंबा भी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 मिनट में ख़त्म करेंगे इसको। कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है बदलते हुए परिवेश में। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। IT सेक्टर में बहुत, मैं IT सेक्टर की कंपनी नहीं दूंगा तो टेक्नोलॉजी की, लेकिन वो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं होंगी, वो डिफरेंट कंपनीज होंगी। तो सीधी बात यह है कि वो भी सोना उगलती हैं बिना, यानी हल्दी लगे न फटकड़ी रंग चोखा आ जाए, एक कहावत है मारवाड़ी में हमारे यहाँ। हल्दी लगे न फटकड़ी रंग चोखा आ जाए,
ये कहावत है, मुहावरा है एक हमारे यहाँ। आप लोग भी अगर हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो शायद ये आपको मतलब ये जो चौथी पाँचवीं छठी क्लास में हिंदी के मुहावरे जो पढ़ाए जाते हैं उसमें आया होगा शायद। हमारे ज़माने में तो था ये, मतलब अब है कि नहीं, आई कैन नॉट से। तो उसी तरह से दो कंपनियां हैं। तो पहली कंपनी हम लेते हैं इंडिया बार्ट इंटरमैश। इंडिया बार्ट इंटरमैश की पोजीशन ये है कि ये कंपनी का मेन काम है इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करना। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, वो कहाँ मिलेगा, कौन बनाता है, क्या उसकी रेट है, और बात करवा देगा आपसे। उससे वो जो मैन्युफैक्चरर है उससे बात करवा देगा, जो भी डीलर है उसके जो भी है उनसे बात करवा देगा। तो सेलर को बायर अवेलेबल करवाता है और बायर को सेलर अवेलेबल करवाता है। यानी यूँ समझिए मार्केटिंग के अंदर ये ब्रोकर नहीं है, ये मार्केटिंग में ये बहुत बड़े एक इंस्ट्रूमेंट है। दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटिंग। आपको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर बता देंगे। आपको ये बता देंगे कि पैरासीटामोल के अंदर जो पैरासीटामोल साल्ट है वो कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, क्या भाव है उसका, पैकिंग कितने की आएगी, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड। और फिर आप डिटेल में बात कर लीजिए, आपके पास टेलीफोन आ जाएगा इनका। मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे पास टेलीफोन आ जाता है। जैसे HR कोल का भाव देखा मैंने, आइबुप्रोफेन का भाव देखा मैंने, खट मेरे पास टेलीफोन है कि HR कोल खरीदनी है कि साहब आपको। मैं कहता हूँ नहीं मैडम मुझे नहीं खरीदनी। तो दे आर डूइंग दैट जॉब, मतलब दे आर प्रोवाइडिंग मार्केट टू दी सेलर, टू दी मैन्युफैक्चरर और सेलर, ट्रेडर, डीलर जो भी है। सीमेंट का भाव बता देंगे आप, और दे आर प्रोवाइडिंग a very competitive market to the buyer. So they are serving to both, they are serving the entire industry, they are serving the entire economy. अब तो ये तो काम हुआ इसका, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इस कंपनी को 5-7 साल हुए हैं, वहाँ बाज़ार में है, लिस्ट हुए, और इतनी सी पुरानी है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ये कंपनी। और ये आई थी जब कई तरह के प्रश्न चल रहे थे इसके ऊपर कि ये कंपनी सक्सेस होगी या नहीं होगी, क्योंकि जस्ट डायल एक कंपनी है। जस्ट डायल आने के काफ़ी वर्षों बाद तक भी सफल नहीं हो पाई। थोड़ी बहुत सफलता मिली थी और अब उसको रिलायंस ने टेकअप करके उसका रिवाइवल कर दिया कम्प्लीटली, और वो एक बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट अर्निंग पोजीशन में आ गई। जस्ट डायल भी मिलती जुलती कंपनी है। वो थोड़ा हल्के दर्जे के काम करती थी, जैसे आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, और सामान आपको मकान खरीदना है, आपको सामान बेचना है कोई घरेलू, वो सब वो थे। ये वर्ल्ड वाइड बहुत वाइड एंड बहुत स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन है इनकी। तो सवाल ये है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके डाटाज पर चलते हैं। कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस करेगी ये कंपनी, और नई नई साइट पकड़ते चले जाएंगे, नए नए सेक्टर्स पकड़ते चले जाएंगे, नई क्लाइंटेल डेवलप होती चली जाएगी, चार्जेज बढ़ाएंगे, इस तरह से चलती चली जाएगी। हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी तो सीमा है, और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं मार्केट में एक्सेप्ट हो ही जाए। मतलब कॉस्मेटिक कंपनियों के और ये जो बिस्कुट बेकरी बनाने वाली कंपनी, इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट तो पिटते ही हैं बाजारों में। ये 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 सक्सेस होते हैं मतलब उसमें से। इसलिए ये जो है, ये कंपनियां जो कुछ बनाएंगी प्रोडक्ट, उसमें निश्चित सफलता हासिल होती है इनको, और उसी दिन से पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकी कैपिटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है उसमें। वो तो थोड़ा जो प्रोजेक्ट, ये जो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ही कहलाएगा कंपनी का, उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन करने में जो इनको खर्चा करना पड़ा है, तो उसके लिए इनके पास रेगुलर स्टाफ है, रेगुलर इनकी रिसर्च विंग है, बिजनेस रिसर्च विंग जो करती रहती है। तो अब इसके डाटाज पर चलते हैं, फाइनेंशियल डाटाज पर। ये है मार्केट कैप इसका 17,503 है, ये एफेंड हो गया ये कंपनी। प्राइस 2,918 रुपये है। हाई लो 12 महीने में 2,229 रुपये से 3,199 था। अभी गया था 3,199, थोड़ा टाइम पहले भी आ जाएगा, वापस आ जाएगा। पी रेशो 48 है, बुक वैल्यू 289 है,
ये हम जो कुछ कर रहे हैं दोस्तों, आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। खरीद फरोख्त से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने लेवल पर जैसे भी वो आप खुद तय करें, ये हमारा कोई संबंध नहीं। बुक और जो हमें नज़र आ रहा है वो हम बता रहे हैं, फैक्ट्स बेस्ड चीज़ है, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं हमारे हिसाब से, जो कुछ हमारी समझ है। बुक वैल्यू 289 रुपीज़ है, डिविडेंड 0.89% है, ROC 23.9 है, ROE 17.6 है, फेस वैल्यू 10 है। ग्रोथ है, ज़बरदस्त ग्रोथ है, 30-40% की ग्रोथ है। अब मैं आपको इसका 5 साल में एप्रिसिएशन कितना है ये बताता हूँ। 5 ईयर्स में दोस्तों एप्रिसिएशन आया है 3.24 टाइम हो गया आपका पैसा। 900 रुपये से चल के 2,918 रुपये आज की रेट है, तो 3.24 टाइम हो गया है पैसा। 5 साल में सेल कितनी बढ़ी है इसकी? 2019 में इसकी सेल 507 करोड़ रुपए थी, आज ये सेल 1246 करोड़ रुपए, यानी सेल में 2.45 टाइम का इजाफा हुआ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन 17% से 27% हुए हैं, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ती है तो मार्जिन बढ़ते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है ये आफ्टर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट जो है 20 करोड़ से बढ़ के 365 करोड़ रुपए हो गया, यानी मार्जिन में 18.25 टाइम की बढ़ोतरी हुई है। नहीं, नेट प्रॉफिट में 18.25 टाइम की बढ़ोतरी हुई है। 18.5 गुना प्रॉफिट हो गया 5 साल में। मेरा ख्याल 2-4 कंपनी होंगी हिंदुस्तान में टोटली इस तरह की जिन्होंने अपने प्रॉफिट को 5 साल में 18.5 गुना कर दिया। रियली रिमार्केबल। और ये इन कंपनियों के आसानी से जल्दी में कोई कॉम्पिटिटर पैदा नहीं होते हैं। सीमेंट प्लांट है ये, तो जो पैसे वाले आदमी वो डाल लेते हैं, मतलब बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, डाल दो सीमेंट। एक सीमेंट प्लांट भी होना चाहिए यार अपना। अरे 2 करोड़ टन सीमेंट प्लांट भी बनाओ यार, क्या बुराई है, ठीक है। लेकिन ये जो काम है बहुत भारी काम है, इसको एस्टेब्लिश करना, इसको चलाना, इट नीड्स ए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो इसमें ये बहुत सेफ शेयर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भाग जाएगा और होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसने डिलीवर किया है और करेगा, ये बात। अच्छा, अब अनदर चीज़ पे आते हैं हम। दूसरा शेयर कौन सा है? दूसरा शेयर वो है जो मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट देने का काम करते हैं। इनका बिजनेस ये है, आपको अगर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देना है, आप दिलवा दीजिए। एफएल इंडिया से आप संपर्क कर लीजिए, एफएल इंडिया आपका वो काम कर देगा। ये पोजीशन है। अब ये है, इसका मार्केट कैप 22,422 करोड़ रुपए। ये मिड कैप ही है, ये भी मिड कैप है। वो इंडिया मार्ट भी मिड कैप था। प्राइस इसका 1,598 रुपये आज, और 52 वीक में इसका मूवमेंट है 988 रुपये से 1,715। प्राइस अर्निंग रेशो 70 है इसका आज। इंडिया मार्ट का 48 था। इसका पी रेशो ज़्यादा है, लेकिन इसकी भी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, उस हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है पी रेशो इस मार्केट में पर्टिकुलरली। आगे क्या होगा आई कैन नॉट से। डिविडेंड यील्ड निल है। ROE 12.02%, ROC है ना, ROE 15% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। इंडिया मार्ट 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। अब इनकी सेल की पोजीशन बताता हूँ। 5 साल में 200 करोड़ से बढ़ के 1,600 करोड़ रुपए सेल हो गई, यानी 8 टाइम सेल हो गई इनकी। और प्रॉफिट कितना बढ़ा? 249 नहीं, प्रॉफिट बढ़ा है 49 करोड़ से 363 करोड़। 7.4 टाइम प्रॉफिट बढ़ गया, 7.4 गुना प्रॉफिट हो गया। सेचुरेशन नहीं आया है, ना तो इंडिया मार्ट में सेचुरेशन है, ना एफएल में सेचुरेशन है। दे विल कंटिन्यू टू मार्च अहेड। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 28 था, अब 20 हुआ है, क्योंकि थोड़ा ये जो गूगल है और भी कई अमेरिकन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज, वो भी ये काम करती हैं, तो कंपटीशन तो थोड़ा सा है एफएल में, लेकिन काम कर जाएगी। सिंगापुर बेस्ड मैनेजमेंट है। मिस्टर अरोड़ा जो हैं वो इसके प्रमोटर हैं। दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ दीज 2 शेयर्स। और ये मेरा भी इंडिया मार्ट में मेरा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है, मतलब कोई ख़ास नहीं है, लेकिन
जितने लिक्विडिटी थी उस हिसाब से कर दिया। अगर मेरे पास लिक्विडिटी और होती तो मैं और कर देता। एप्पल में मैंने नहीं किया है, आई विल थिंक ओवर। बाकी मैं कब खरीद लूँ कब बेच दूँ मेरा कोई भरोसा नहीं है। आप इस बात से प्रभावित ना हो मतलब, और आप अपने हिसाब से काम करें जो भी करना चाहें। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।